तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। जी हाँ, ये आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, इसके अलावा क्लास 10 में भी आप इस पर बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल गोलीय दर्पण के लिए u, v तथा f में क्या संबंध होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमको एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ये आपको क्या करना है, इसी को आपको रचना में लिखना है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माना यम और यम डैश क्या हो गया, आपका ये अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ पे आप मुख्य अक्ष बनाएंगे, मान लेते हैं एक्स एंड एक्स डैश क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया, जहां पे ये आपका फोकस या जो फोकस बिंदु हो गया, और जो आपका ये सी है ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है ना, अब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण हम लोग आपतित करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु आपके यहाँ पे रखी हुई है जिसकी लंबाई क्या है, AB है। ठीक है ना, AB वस्तु की लंबाई है, जिसके द्वारा प्रकाश की किरण क्या होती है, अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। ठीक है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, आप सभी लोगों को पता है कि दर्पण के फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित होती है, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित होती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर के जाती है, यह वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है ना, इस अनुसार हम लोग देखते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब है C और F के बीच में बनता है, उल्टा बनता है। मान लेते हैं इसका ये प्रतिबिंब आपका हो गया A डैश और B डैश। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया P। ओके, तो हम लोग इसकी रचना को लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो वस्तु की दूरी है त्रिभुज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC। जी हाँ, त्रिभुज ABC तथा, ठीक है, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है त्रिभुज A डैश B डैश C में तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो क्या है, ये जो 90 डिग्री है और ये भी कोण क्या है 90 डिग्री, अर्थात ये दोनों कोण आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका कोण है BAC इक्वल होगा किसके, कोण B डैश A डैश C के, कोण B डैश A डैश C के, क्यों, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, अब ये वाला कोण देखिए, जो ये कोण है इस कोण की क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जब दो प्रकाश किरणें आपस में क्रॉस करती हैं तो इनके जो ये कोण होते हैं आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो क्या होते हैं, दोनों कोण इक्वल होते हैं। इस अनुसार हम लोग देखेंगे तो कोण आपका BCA डैश, ठीक है ना, ACB, कोण ACB इक्वल होगा किसके, A डैश C B डैश के, कोण A डैश C B डैश के। ठीक है ना, क्यों, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब चूंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण क्या होता है, स्वतः ही बराबर होता है। ठीक है ना, जब तीनों कोण, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, A डैश B डैश C की। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है, अर्थात उनके लंब का अनुपात उनके आधार के अनुपात की क्या होता है, इक्वल होता है। इन दोनों का लंब क्या है, AB है, तो AB अपान A डैश B डैश इक्वल हो जाएगा किसके, ठीक है ना। अब इन दोनों के आधार मतलब AC अपान A डैश C के, A डैश C की क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो M से है एक लंब डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे N, ठीक है, इसको हम लोग इस बिंदु को हम लोग M मान लेते हैं, तो M से हम लोग N इस पर क्या डाल देते हैं, मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री, सेम यही कंडीशन है। ठीक है ना, तो कोण जो है यम N, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज यम N F में, त्रिभुज यम N F तथा त्रिभुज यहाँ क्या लेंगे A डैश B डैश F में, A डैश B डैश F में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कोण है
यम एन एफ है, ठीक है ना, वही कोण किसके इक्वल है, बी डैश ए डैश एफ के। यहाँ हम लिखेंगे कोण यम एन एफ इक्वल किसके है, ए डैश एफ बी डैश के, ठीक है ना, ए डैश ये सॉरी एफ ए डैश बी डैश के, एफ ए डैश बी डैश के, ठीक है ना, कोण एफ ए डैश बी डैश की क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कोण क्या आपके हैं 90 डिग्री से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वाला जो कोण है इस कोण की क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, जैसे ये वाला दोनों कोण था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका बी डैश ए डैश या बी डैश, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है, यम एन एफ के। तो कोण यम एफ एन इक्वल हो जाएगा कोण किसके, ए डैश या बी डैश के, ए डैश एफ बी डैश के। क्यों, वही हम लोग लिख लेंगे कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, तीसरा कोण भी क्या होगा, सबका बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज यम एन एफ सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ के, ओके ना। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपका ये लंब जो है एम एन, तो एम एन अपान क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश इक्वल हो जाएगा किसके, एन एफ अपान ए डैश एफ के, ए डैश एफ के, ठीक है ना। इसके आधार पे क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चूंकि जो आपका ए एन है, जो आपकी भुजा ए एन है, ये समांतर है किसके, बी एम के समांतर है। तो हम लोग को पता है जब दो रेखा आपस में समांतर होती है तो उनके बीच की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बी, क्योंकि ये दोनों समांतर है, जो आपका ए बी है वो इक्वल होगा किसके, यम एन के। तो इसलिए जो आपका ए बी है किसके इक्वल होगा, यम एन के, ठीक है। तो यम एन के हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू ए बी रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो समीकरण नंबर 2 में यम एन के जगह पे, ठीक है ना, यम एन के स्थान पर ए बी रखने पर, ठीक है ना। तो ए बी रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल यहाँ क्या बचेगा, एन एफ अपान ए डैश एफ। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, की तुलना करने पर, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। जब हम लोग देखेंगे ए डैश बी डैश लेफ्ट साइड में इसके भी है, और ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश लेफ्ट साइड में इसके भी, दोनों का लेफ्ट साइड क्या इक्वल, तो राइट साइड में क्या होगा, इक्वल होगा। या हम लोग ए बी बटे ए डैश बी डैश के हम लोग क्या कर देते हैं, ए सी अपान ए डैश सी इक्वल हो जाएगा किसके, एन एफ अपान ए डैश एफ के, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो लगभग यम जो बिंदु है किसके निकट होगा, पी की क्या होगा, निकट होगा। तो लगभग जो एफ एन है किसके इक्वल होगा, एफ पी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एफ एन लगभग एफ पी के इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, पी एफ रख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया, इसको हम लोग मानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए सी ए डैश सी पी एफ और ए डैश एफ की वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए सी, तो ए सी, ठीक है ना, तो ए आपका यहाँ पे है ना, ये सॉरी ये एक्स डैश है, तो ए सी यहाँ पे है। तो ए सी कैसे वैल्यू निकलेगी, थोड़ा सा ध्यान देना आपको यहाँ पे है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, पी है, ओके। ये जो इसके बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपका एफ है। इसके बाद जो पॉइंट है ये क्या है आपका ए डैश है, ये पॉइंट आपका ए डैश है, ओके। ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका ए। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट पी है, एफ है, ए डैश है, सी है और ए। यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। जी हाँ, ए सी सिर्फ इतना दूरियां निकालना है। लेकिन हमको ये भी पता है कि जब किसी दर्पण से हम जब किसी दूरियों को नापते हैं तो कहां से नापते हैं, उस दर्पण के ध्रुव पी से नापते हैं। तो सारी दूरी तो ध्रुव पी से नापनी होंगी, लेकिन हमको सिर्फ इतने बीच की, ए से सी के बीच की दूरी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी में से, पूरे में से, ठीक है ना, पीसी को घटा देंगे तो कितना केवल यही बचेगा ना एसी। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पी एपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसी का हम लोग क्या रखेंगे कि एपी में से मतलब टोटल में से कितना माइनस कर देंगे, पीसी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, एसी बचेगा ना। तो फिर एसी इक्वल, ठीक है ना। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, पीए है तो पीए में से हम टोटल में से, ठीक है, फिर टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे, क्या बचा हमारा
एसी बच गया, नहीं बच गया, इसलिए हम लोग एसी का क्या रख देंगे, एपी माइनस पीसी रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम जो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए डैश सी है, तो अब ए डैश सी है, तो ए डैश सी आपको इतना दूर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पीसी में से पी डैश को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, ओके। तो हम लोग इसको करते हैं, तो हम लोग रखते हैं पीसी माइनस पी ए डैश, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं, पीसी माइनस पी ए डैश इक्वल ए डैश सी के बीच की वैल्यू हमको निकल गई। इसी तरीके से पीएफ, तो पीएफ क्योंकि दूरी हमको पी से ही नापना है, तो पीएफ को हम लोग रहने देंगे क्योंकि पी से आ रहा है, तो पीएफ, ठीक है, इसमें हमारा पीएफ हो गया, पीएफ अपॉन ए डैश एफ। अब ए डैश एफ क्या है, ये है, इसके बीच की दूरी को नापना है, तो हम लोग को क्या करेंगे, पी से लेकर पहले ए डैश की दूरी नापेंगे, फिर पी से एफ को घटा देंगे, तो पी ए डैश माइनस पीएफ रख देंगे, तो पी ए डैश माइनस पीएफ रख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग को देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हमको ये भी पता है कि दर्पण से जो दूरियां होती हैं वह पी से मापी जाती है, और पी से बाईं ओर की दूरियां जो होती है क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है ना। तो पी से ए, ठीक है, ये पी से ए की जो बीच की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, या अगर हम लोग लिख लें, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो किससे मापी जाती है, v से मापी जाती है। लेफ्ट साइड है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जहां आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, बाएं तरफ बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी हम लोग क्या लेंगे, माइनस v लेंगे, ओके। इसके बाद वस्तु की दूरी हम लोग क्या लेंगे, वस्तु की दूरी हम लोग लेंगे u, चूंकि वस्तु बाईं तरफ है तो हम लोग इसको भी क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। या फिर इसकी फोकस दूरी भी बाईं तरफ है तो ऋणात्मक होगी, और वैसे भी हमको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ होती है, भी क्या होगी आपकी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। इसी वैल्यू को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि एपी, तो एपी ए से लेकर के पी की दूरी, ठीक है, तो पी से ए की दूरी, एपी क्या हमारा वस्तु है, तो पी से वस्तु की दूरी क्या होती है, तो वस्तु की दूरी यू होती है, लेफ्ट साइड है तो माइनस यू रख लेंगे। अब माइनस है यहाँ, ठीक है, आपका माइनस ऑलरेडी है। अब पीसी है तो पी से सी तक की दूरी, ये वो क्या वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या आर होती है, तो आर इज इक्वल टू 2f। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी क्या होती है, दोगुनी होती है, ठीक है। चूंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस 2f हो जाएगा अपान। अब इसी तरीके से देखेंगे पीसी, तो पीसी फिर वही हो गया, फिर माइनस हम लोग 2f रख लेंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब क्या है, पी ए डैश ए डैश क्या प्रतिबिंब की दूरी है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, लेफ्ट साइड है तो माइनस v इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, pf रखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं pf फोकस दूरी है, बाईं तरफ है तो माइनस f हो गया अपान। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं p a डैश क्या प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस है, सॉरी बाईं तरफ है तो माइनस होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको प्रतिबिंब की दूरी को माइनस b, फिर माइनस, यहाँ देखते हैं pf फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो माइनस f, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे माइनस यू होगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस 2f हो जाएगा, अपान आपका माइनस 2f हो गया, माइनस माइनस का प्लस गुणा करेंगे तो प्लस b हो जाएगा, इक्वल माइनस f माइनस b प्लस f। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v का u में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, uv, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस u इंटू वी हो गया, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 2vf हो गया, ठीक है ना। फिर अभी f का गुणा करेंगे तो f का करेंगे तो माइनस uf हो गया, फिर इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2f का स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा आपका vf, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे हमारा बच्चा uv, ठीक है, uv इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए uf है, राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस uvf। यहाँ देखिए 2vf है, ठीक है, 2vf है, उधर जाएगा तो प्लस 2uf है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो एक घट जाएगा, तो क्या आपका बचेगा प्लस vf बचेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में अर्थात बोथ साइड, ठीक है ना, uv और f से भाग देने पर, ठीक है ना, भाग दे देंगे uv अपान uvf, ठीक है ना, इक्वल uf अपान uvf प्लस vf अपान uvf। यहाँ पर हम लोग देखेंगे v से v कटेगा, u से u कटेगा, क्या बचेगा 1 अपान f इक्वल, ठीक है ना।
यहाँ पे देखेंगे एफ सी एफ क्रॉस होगा, वी से वी क्रॉस होगा, क्या बचेगा एक 1/v प्लस यहाँ पे एफ सी एफ क्रॉस होगा, वी से वी 1/u, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा दर्पण का सूत्र क्या निकल के आ गया, दर्पण का सूत्र हमारा निकल करके आ गया कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यही अवतल दर्पण के लिए एफ वी और यू में संबंध है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।